नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूं। आप सब कुछ ठीक होगा। जो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा था, मुझे पता चल गया था, तो उसी को मैं ठीक कर रहा था। चलिए, अभिनंदन है, सुस्वागतम है, वेलकम है आप सभी का। चलिए, बहुत कुछ चीजें आपको साथियों समझ में आ रही होंगी जो अभी तक पढ़ाया है। कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं होगी और मेरी आवाज भी आप सब तक पहुंच पा रही होगी। मैं आप सबको दिखाई भी दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत समस्या की कोई बात नहीं है। वॉइस की प्रॉब्लम, एक बच्चा विनय लिख रहा है, क्या सच में वॉइस की प्रॉब्लम है या सब कुछ ठीक है? एक बार साथियों कमेंट कर दो जल्दी से, स्पीड से, और फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, सभी को प्रणाम साथियों, सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो हम कहें तो साथियों मुगल काल शुरू कर चुके थे, और मुगल काल में मैंने आपको कल ट्रिक बताई होगी भाजी सब्जी के नाम से, जहां पर साथियों हम सभी मुगल काल के शासकों को क्रम से याद कर जाते हैं। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था बाबर के बारे में। बाबर हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। बाबर के क्वेश्चन आप सबने लगाए होंगे, तो ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बाबर के क्वेश्चन आप सबसे सॉल्व हो रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। हम हुमायूं शुरू कर चुके थे। हुमायूं बाबर का बेटा है, और हुमायूं के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है वो साथियों, उसका समय जो है, शासन का जो समय है, वो दो भागों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बीच में साथियों हमें सूर्य वंश के शासकों का भी समय देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि साथियों आपको मैंने कल पढ़ाया होगा, दो युद्ध मैंने आपको पढ़ाए होंगे। एक चौसा का युद्ध 1539 में, एक कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ है। ये दो युद्ध ऐसे हैं जिनमें साथियों शेरशाह सूरी नाम के व्यक्ति ने हुमायूं को बुरी तरह से साथियों परास्त कर दिया। और जो 1540 वाला युद्ध है, इसमें तो हुमायूं के साथियों पूरे के पूरे साम्राज्य को ही किसने अपने अधीन कर लिया? तो गद्दी पर बैठ गया शेरशाह सूरी। और हुमायूं कहां पहुंच गया? राजा वीर साल के यहां पे अमरकोट में। वहां पर 1540 में एक हमीदो बानो बेगम नाम की लड़की से शादी करता है, और 1542 में इनको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अकबर हुआ करता था। जो अकबर है, ये अकबर साथियों जब पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद इसका मतलब पैदा कहां हुआ? तो ये वीर साल के यहां पर अमरकोट में ही अकबर पैदा हुआ है। फिर मैंने आपको ये बताया होगा कि इसके जीवन में क्या होता है कि एक फारस का व्यक्ति एंट्री मारता है, और फारस का व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तुझे दिल्ली दिला सकता हूं अगर तू मुझे काबुल कांधार दिलाएगा। तो कामरान से काबुल कांधार देने के लिए बोलता है, और कामरान जो इसका भाई है वो मना कर देता है, जिसकी वजह से हुमायूं अपने भाइयों का ही दुश्मन बन जाता है और अपने भाइयों से ही युद्ध करने लगता है। फाइनली क्या हुआ था कि साथियों हुमायूं ने अपने भाइयों को हराया था, और हराने के बाद काबुल कांधार फारस के व्यक्ति को दिए थे, और फारस के व्यक्ति ने हुमायूं को क्या दिया था? एक व्यक्ति लाके जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां की एंट्री हो चुकी थी मुगल काल में, और ये बैरम खां बहुत सॉलिड चीज है साथियों मुगल काल के लिए। आगे चल के हम बताएंगे कि बैरम खां अगर चाहता तो मुगल साम्राज्य ही खत्म हो जाता अकबर के समय पे, लेकिन बैरम खां ईमानदारी दिखाता है, बहुत साथियों कहे तो वफादारी दिखाता है, जिसकी वजह से अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां बैठता है। और बैरम खां कहें तो साथियों एक युद्ध होगा जो हेमू के साथ लड़ा जाएगा, उसमें लड़ ही बैरम खां रहा होगा, नाम अकबर का हो रहा होगा। तो ये बैरम खां फाइनली मुगल वंश के शासकों में एंट्री मार चुका था। हुमायूं के समय में साथियों इस व्यक्ति की एंट्री हुई थी। तो कुछ चीजें हमने कल पढ़ ली थी, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? रिवीजन हो गया, एक बार आपको याद आ गया सब कुछ, क्योंकि कल मैंने आपको समझा दिया था, लिखाना आज बाकी था। देखो साथियों, सुबह 9 बजे रीजन की क्लास होती है, साथियों 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, 9 बजे साथियों आपकी जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मैं आपको रात को 9 बजे लेके आता हूं इस टाइम पर, और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। हमारी फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पर चल रही हैं, उसका टाइम टेबल है जो आपको सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। साथ के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो साइंस मैग्नेट टेलीग्राम पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल पर जाके साथियों आप क्या कर सकते हैं, यहां से साथियों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अंतिम बिंदु आपने क्या लिखा था? अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बताई थी ना कि साथियों जो हुमायूं है, हुमायूं जो था, जब हुमायूं किसका बेटा है? तो बोले सर अकबर का बेटा है। सॉरी क्षमा चाहता हूं, बहुत बड़ी क्षमा चाहता हूं साथियों। जो हुमायूं है वो हुमायूं किसका बेटा है? तो बाबर का बेटा है। हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। तो जब हुमायूं जो है
जब अपने पिताजी से अंतिम समय पर सत्यु मिल रहा था, जब बाबर की मृत्यु होने वाली थी, तो बाबर ने एक बात कही थी कि हुमायूं, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे 4 पुत्र हैं, उन चारों पुत्रों में साम्राज्य सत्यु बराबर बराबर बांट दिया जाए। ये किसने कहा था? बाबर ने कहा था अपने बेटे हुमायूं को। हुमायूं बड़ा बेटा था, बाबर का बड़ा बेटा है हुमायूं। और हुमायूं जो बड़ा बेटा है, होता क्या था कि जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। तो हुमायूं ने अपने पिता की बात को माना रखा, और जब सत्यु पिताजी के बाद हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं ने अपने भाइयों में बराबर बराबर साम्राज्य बांट दिया था। जैसे इसका एक भाई का नाम हुआ करता था कामरान, इसके एक भाई का नाम था अस्करी, एक खुद हुमायूं बड़ा बेटा था, एक भाई था इसका हिंदाल। तो कामरान को क्या दे दिया? इसने काबुल कांधार दे दिया और कहा कि तू आराम से काबुल कांधार पर शासन कर। इसने अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया। हुमायूं ने खुद के पास दिल्ली और आगरा को रखा था, ये दिल्ली आगरा पर शासन करता था। और दोस्तों हिंदाल को जो दिया था, इसने अलवर का क्षेत्र दे दिया था। तो बचपन में ये साथियों जो हुमायूं ने अपना साम्राज्य बांटा है ना, ये एक बहुत बड़ा इसका साथियों कहते हैं कि झगड़े की जड़ बनी थी, झगड़े का कारण बना था। क्यों? क्योंकि अगर ये साथियों अपने साम्राज्य को ना बांटता, संपूर्ण साम्राज्य पर खुद हुमायूं ही शासन करता, तो क्या ये अपने भाइयों का दुश्मन बन पाता? नहीं बन पाता। लेकिन इसने साम्राज्य बांटा। जब साम्राज्य बटा, तो इसने साम्राज्य एक समय पर सब जरूरत पड़ी तो इसने वापस मांगा, कामरान ने नहीं दिया, जिसकी वजह से हुमायूं को अपने भाइयों से ही लड़ना पड़ गया था। चलिएगा, मोतीराज कुमार कह रहे हैं टेक्निकल का रिजल्ट आ गया है सर जी का। हाँ आया तो है बेटा, वो टेलीग्राम में डाल दिया होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ तो देखो दोस्तों, ये इसके चारों भाई जो हुआ करते थे, चारों भाई में इसने साम्राज्य बांट दिया था। किसने? हुमायूं ने। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बीच बीच में ध्यान रखना, फिर मत कहना। दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कुछ चीजें शेयर करी थी। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जो आपका शेरशाह सूरी है, क्यों? क्योंकि देखो शेरशाह सूरी को हम यहीं पर पढ़ते हैं, क्योंकि इसका शासन यहीं पर आया है। शेरशाह सूरी जो है, इसे शेरशाह सूरी के द्वारा कुछ चीजें बनवाई गई हैं। क्या क्या बनवाया सर शेरशाह सूरी ने? तो शेरशाह सूरी ने सबसे इंपोर्टेंट और सबसे शानदार क्वेश्चन, जिसे आप ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हो, जिसे आप जीटी रोड के नाम से जानते हो, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के ही द्वारा करवाया गया था। बताने की जरूरत तो नहीं है कि शेरशाह सूरी कौन है। शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया दोस्तों? कलकत्ता, पेशावर, लाहौर तक जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। अगर आप दिल्ली के अंदर कभी जाओगे घूमने के लिए, तो दिल्ली में आपको एक ओल्ड फोर्ट दिखाई देगा, जिसे आप पुराना किला के नाम से जानते हैं। दिल्ली में जू देखा है आपने, चिड़ियाघर देखा है? दरअसल चिड़ियाघर के जस्ट बराबर में ही एक आपको खंडर टाइप का पड़ा हुआ किला दिखेगा। दरअसल खंडर टाइप क्या है? हालांकि उसकी अभी कहीं तो साथियों व्यवस्थित रूप से रखने की कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन उसे रखा नहीं जा रहा है, वो बहुत पुराना हो चुका है। तो जू के बराबर में ही एक साथियों किला है, जिसे ओल्ड फोर्ट कहते हैं, पुराना किला कहते हैं। तो ये ओल्ड फोर्ट या पुराना किला जो था, ये किसने बनवाया था? ये साथियों शेरशाह सूरी के ही द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली का पुराना किला देखने जरूर जाइएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया ये पुराना किला दिल्ली के अंदर आज भी है। टूरिस्ट इसमें आते हैं, टूरिस्ट क्या इसमें कपल बहुत ज्यादा आते हैं। आप कभी जाओगे तो आपको इसमें कपल ही कपल दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये दिल्ली का पुराना किला दिल्ली के अंदर ही है, और इसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। आप उस समय की सत्य वास्तुकला के बारे में जानोगे अगर ऐसे सत्य ऐतिहासिक जगहों को आप देखते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जो शेरशाह सूरी हुआ करता था, ये शेरशाह सूरी ये सासाराम के जागीरदार का पुत्र था, और सासाराम के अंदर ही इस व्यक्ति का मकबरा बना हुआ है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे और पूछता है क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर अवस्थित है, आप कहेंगे सासाराम। सर सासाराम कहां पर है? तो सासाराम सत्य बिहार के अंदर है, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में ही अवस्थित है। सबसे अच्छी बात क्या है कि बताओ सासाराम के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया? तो सासाराम का जो मकबरा है वो खुद शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। तो ऐसे याद रखेंगे भाई, इसने अपना ही मकबरा बनवाने का काम किया था। दोस्तों शेरशाह सूरी ने कुछ अटैक किए थे, कुछ आक्रमण किए थे। जैसे 1539 के समय पर शेरशाह सूरी ने बंगाल के क्षेत्र पर अटैक किया था, यानी कि 1539 वह समय है जब हुमायूं से लगभग एक संघर्ष कर चुका था।
1542 में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया था। 1543 पर सत्यो रायसीन पर आक्रमण किया था। 1544 में सत्यो मारवाड़ पर आक्रमण किया था और 1545 में इसका सत्यो कलिंजर पर आक्रमण किया गया था। तो शेरशाह सूरी जब गद्दी पर बैठा 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी का कार्यकाल मिलता है। तो शेरशाह सूरी ने सत्यो मालवा, रायसीन, मारवाड़, कलिंजर इन सब पर अभियान चलाए थे। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सत्यो शेरशाह सूरी ने भी काफी कोशिश करने की सत्यो चाहत रखी थी। सत्यो हुआ क्या, जब शेरशाह सूरी सत्यो अपना अंतिम अभियान चला रहा था तो उस समय शेरशाह सूरी के पास एक अस्त्र हुआ करता था, एक हथियार हुआ करता था। तो शेरशाह सूरी के पास सत्यो एक उक्का नाम का अस्त्र हुआ करता था। क्या नाम था? उक्का नाम का अस्त्र हुआ करता था। तो शेरशाह सूरी ने अपने अंतिम अभियान में उक्का को अपने कंधे पे रख के सत्यो चलाने की कोशिश करी। हुआ क्या कि उक्का ऐसे समझो जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखी है, बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो उसमें सनी देओल जो अंतिम समय पर सत्यो जो कंधे पर रख के एक तोफनुमा हथियार को चलाता है, जिसके लिए सत्यो सेना के अंदर कहा जाता है कि आगे गोला और पीछे शोला, है ना। उसको चलाना बड़ा कठिन होता है। जो फौजी भाई होते हैं वो बताते हैं कि जब उससे गोला निकलता है तो पीछे वाला तो दहल जाता है, तो आगे गोला पीछे शोला, मतलब वो आग फेंकता है बहुत भयंकर। तो उसी तरह का कुछ अस्त्र हुआ करता था उक्का, जिसको कंधे पे रख के सत्यो चलाया जाता था। तो शेरशाह सूरी उक्का का प्रयोग कर रहा था, उक्का चला रहा था। और उक्का चलाते समय क्या हुआ कि जैसे ही इसने अपने अंतिम अभियान में यह उक्का चलाया तो गोला सत्यो किले पे जाके टकराया और किले पे जाके टकरा के वापस आके शेरशाह सूरी के ही पास गिर गया, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी की सत्यो मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई है? अंतिम अभियान कलिंजर वाला। दूसरी बात, ये व्यक्ति कौन सा अस्त्र चला रहा था? तो इसके अस्त्र का नाम सत्यो उक्का हुआ करता था, जिसकी वजह से गोला दीवार से टकरा के इसके पास गिरा और इस व्यक्ति की शेरशाह सूरी की सत्यो क्या हो जाती है? शेरशाह सूरी की सत्यो मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ मैंने आपको कल कुछ चीजें समझाई थी, शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको बताया, और हुमायूं के बारे में मैंने क्या बताया था कि 1541 वह समय हुआ करता था जब शेरशाह सूरी की शादी एक बेगम से हुई है जिसका नाम है हमीदो बानो बेगम। किससे हुई है? हमीदो बानो बेगम। देखो, अब आपको यह बात लिखवाने की जरूरत नहीं है कि हमीदो बानो बेगम एक मौलवी की बेटी हुआ करती थी। हमीदो बानो बेगम जो थी वो हुमायूं के गुरु की बेटी थी, ऐसा कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है। वो मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से चीजें सेट कर दी हैं। अब आप जैसे ही इस पॉइंट को पढ़ोगे ना रिवीजन के टाइम कि 1541 में हुमायूं की शादी हमीदो बानो बेगम से हुई, जो इसके भाई के गुरु की बेटी थी, मतलब भाई के हिंदाल की। तो अब वो पूरी कहानी याद आएगी आपको कि वो खिड़की से झांकता रहता था, कभी वीरसाल के पास, कभी हिंदाल के पास जाता था। तो ये पूरी कहानी आपको एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगी। जो इसके की पॉइंट हैं वो हमारे नोट्स में मेंशन होने चाहिए, जिससे कि आपको रिवीजन करते समय सारी की सारी कहानी आपके सामने याद आ जाए, सारी की सारी कहानी आपको सत्यो सेट हो जाए। अकबर का जो जन्म हुआ है वो 15 अक्टूबर सत्यो 1542 से हुआ है। और अकबर का जन्म किससे हुआ है? तो अकबर की माता श्री का नाम, जो उसकी अम्मी जान है, उनका नाम हुआ करता था हमीदो बानो बेगम। वही हमीदो बानो बेगम जिसके 12-13 साल में सत्यो शादी हुई है। हमीदो बानो बेगम और पिता हुमायूं से अकबर का जन्म कहां पर हुआ है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। अकबर का जन्म अमरकोट में राजा वीरसाल के यहां पर हुआ है। कहां पर? अकबर का जन्म अमरकोट में वीरसाल के यहां पर हुआ है और इसकी माता श्री का नाम हमीदो बानो बेगम हुआ करता था। बात समझ में आई ना? बोले सर बिल्कुल आई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आई। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया कि दरअसल हुमायूं जो था ये साम्राज्य को दोबारा पाने की चाहत रखता था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी, तो आपने देखा जो शेर खां है सत्यो, या शेरशाह सूरी भी इसे हम कह सकते हैं, जो शेर खां हुआ करता था, ये तो सत्यो 1540 से लेकर 1545 तक ही तो गद्दी पर बैठा है। फिर बाद में कलिंजर अभियान में मारा गया। तो सूरी वंश के जो शासक थे एक तो वो कमजोर पड़ गए, शेरशाह सूरी मर गया। हाँ, तुम तो क्या कहेंगे सब? तो शेर खां के बाद जब शेर खां 1545 में एक्सपायर कर गया उक्का को चलाते समय, तो शेरशाह सूरी के बाद सब तो सूरी वंश के शासक कमजोर हुए एक तो। दूसरा, उधर से कमबैक करने की कोशिश कर रहा था हुमायूं। और तीसरा दोस्तों, कटप्पा उसके जीवन में आ गया था।
जो एक साथियों कटप्पा की तरह बैरम खां आ गया था। तो हमने क्या देखा कि साथियों 1555 के समय पर 1555 के समय पर साथियों हुमायूं कमबैक करने की कोशिश करता है और एक युद्ध होता है, इसे माछीवाड़ा या मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हो। और यहां पर हुमायूं साथियों हैबत खां को हरा देता है। ये जो युद्ध है मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये साथियों हुमायूं और हैबत खां के बीच में हुआ है। और हैबत खां जो था ये आदिल शाह सूर का सेनापति था, मतलब गद्दी पर बैठा है आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर कौन है? तो सूरी वंश का राजा है। और सूरी वंश के राजा का साथियों कौन है? ये सेनापति है हैबत खां। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने साथियों ऐसे कहो कि आदिल शाह सूर की सेना को हरा दिया, मतलब हुमायूं कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। सर शेरशाह का नाम शेरशाह ही था या कुछ कारण से पड़ा था इसका नाम? ये बेटा जो भी आपका नाम है सालू रेस, मैंने अगर आप मेरी क्लास में आए होते तो मैंने आपको सारी बात बताई थी। कहा जाता है कि इसने तलवार के एक वार से शेर की गर्दन को अलग कर दिया था। लोग इसे शेर खां कहने लगे। बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि शेर से इसने लड़ाई खरी थी तो इसे शेरशाह कहने लगे थे। तो वो अलग अलग सब चीजें हैं जिसकी वजह से इसका नाम शेर खां या शेरशाह के नाम से शेर खां या फिर शेरशाह के नाम से इसे जाना जाता है। वास्तविक इसका बचपन का नाम फरीद हुआ करता था, जो मैंने आपको कल बताया होगा। और बाद में साथियों शेर खां की टाइटल इसे दिया गया तो फिर इसे शेरशाह सूरी कहने लगे थे। बहरहाल मच्छीवाड़ा के युद्ध में साथियों हुमायूं कमबैक कर रहा है और इसने हैबत खां को हरा दिया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जानदार बात साथियों यहां पर सुनिएगा कि 22 जून 1555 की बात हुआ करती थी, जब साथियों एक युद्ध होता है। इस युद्ध को आप सरहिंद का युद्ध कहते हैं। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने क्या किया? आदिल शाह सूर को हरा दिया और एक बार पुनः साथियों दिल्ली को प्राप्त कर लिया। दोस्तों अगर आपसे कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो क्या ऐसा क्वेश्चन बने तो आप आंसर दे पाएंगे कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने अपनी गद्दी को गवा दिया? क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध से या किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ने अपनी गद्दी को गवा दिया? तो क्या आप कह पाओगे कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं ने अपनी गद्दी को गवा दिया था? लेकिन यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हो सकता है आपको याद होगा। दोस्तों अब जो क्वेश्चन बनेगा लेटेस्ट वो ये बन सकता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को पुनः प्राप्त किया? किस युद्ध के बाद हुमायूं ने अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त किया? तो ये 22 जून 1555 का सरहिंद का युद्ध है। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने साथियों सूरी वंश के राजा आदिल शाह सूर को हराया और एक बार पुनः दिल्ली को प्राप्त किया। तभी तो हमने हुमायूं का कार्यकाल पढ़ा था कि हुमायूं जो शासन करेगा वो 1530 से लेकर और साथियों 1540 तक करेगा। ये तो इसका एक पार्ट हो गया। हुमायूं दोबारा जब गद्दी पर बैठेगा तो मैंने क्या कहा था बेटा, 1555 से लेकर और 1556 तक हुमायूं एक बार पुनः गद्दी प्राप्त करेगा। तो 1555 में देखो इसने साथियों दिल्ली की गद्दी दोबारा प्राप्त कर ली। ये एक साल तक और गद्दी पर बैठेगा और गद्दी पर बैठने के साथ ये शासन करेगा। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि हुमायूं ने क्या कर लिया दोस्तों, दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। क्या कर ली? दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। लेकिन दिल्ली की जो गद्दी प्राप्त हुई है, दिल्ली की जो गद्दी प्राप्त हुई है वो किसके साथ देने से हुई है? तो तब मैंने आपको बताया था कि साथियों फारस के एक व्यक्ति ने क्या किया था कि हुमायूं की मदद करी थी। हुमायूं के सामने शर्त भी रखी थी, कहा था कि एक तो तुझे सुन्नी धर्म को छोड़ना पड़ेगा, तुझे शिया मत का पालन करना पड़ेगा। तो हुमायूं जो हुआ करता था ये सुन्नी संप्रदाय को अपनाया करता था। मुसलमानों में दो तरह के मुसलमान होते हैं। एक तो साथियों होता है आपका सर जी खान सर की पॉकेट बुक में जीके वाली बुक में तालीकोटा का युद्ध 1526 है जबकि 1565 में हुआ था। तो बेटा जाके कह दो फिर उनके पब्लिकेशन से कुछ करेक्ट करा लें। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप अगर ये डाउट पूछ रहे हैं तो 1565 ही आंसर होना चाहिए। कुछ बुक में करेक्शन रहा होगा, कुछ बुक में प्रॉब्लम रही होंगी, तो बेटा उनके बारे में नहीं कह सकते। राइट आंसर तालीकोटा का जो युद्ध है बड़ा फेमस युद्ध है, 1565 में हुआ था। गलती से उन्होंने पानीपत वाला युद्ध लिख दिया होगा। सुनो ध्यान से, मैंने कहा
कि जो हुमायूं हुआ करता था, ये दो तरह के मुसलमान होते हैं, एक शिया मत का पालन करने वाले, एक सुन्नी मत का पालन करने वाले। और ध्यान रखना, जो मुसलमान लोग लड़ते हैं ना, वो इन्हीं दोनों वजह से लड़ते हैं। सुन्नी मुसलमान शिया को फॉलो नहीं, मतलब शिया को अपने से कम मानते हैं, शिया जो है वो सुन्नी को कम मानते हैं। इन दोनों में आपस में झगड़ा ही इस बात पर होता है कि तुम शिया हम सुन्नी तुम शिया। तो दरअसल जो फारस का व्यक्ति था, उसने हुमायूं के सामने सत्य कुछ शर्त रखी कि तुझे सुन्नी धर्म नहीं अपनाना, तुझे शिया बनना है, तुझे शिया मुसलमान बनना है। तो हुमायूं ने 1 मिनट में कह दी थी कि अगर दिल्ली मुझे देगा तो मैं शिया धर्म अपनाता हूं। तो पूछ सकता है मुगल बादशाह ऐसा कौन सा था जिसने सुन्नी धर्म को छोड़ के शिया धर्म अपनाया? लेकिन आप तो पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, आप तो एक बात जानते हैं ना कि क्यों ऐसा किया गया था। और दोस्तों, हुमायूं ने जब ये धर्म अपना लिया तो दोस्तों इसने व्यक्ति ने हुमायूं से क्या लिया था? काबुल और कांधार लिए थे। क्या लिए थे? काबुल और कांधार लिए थे। बदले में सत्य इसे बैरम खान दे दिया गया था, जो कि सत्य यहां पर बड़ा वफादार निकलता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, हुमायूं बैठ गया बेटा गद्दी पर, हुमायूं बैठ गया गद्दी पर। अब क्या होगा? हुमायूं 1555 से 1556 तक 1 साल तक शासन करेगा, है ना। लेकिन तुम्हें कुछ याद आ रही है हुमायूं की बातें बचपन की, जो मैंने आपको कल पढ़ाई होंगी? तुम्हें कुछ हुमायूं की बातें याद आ रही हैं फिर नहीं आ रही? जल्दी से बताओ क्या बात सर। तुम्हें याद है कि जब हुमायूं नदी में बह गया था एक बार, हुमायूं नदी में बह गया था, बेटा मरेगा तो बाद में, अभी तो उससे अपनी एक बचपन की शर्त पूरी करनी है, जिसने कभी हुमायूं को 2 लगाए थे खींच के कि जब तैरना नहीं आता तो नदी में नहाना जरूरी था। याद आ रहा है? निजाम सिक्का उर्फ बिस्ती आ गया ना। हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठा, निजाम सिक्का को पता चल गया हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। निजाम सिक्का निकल लिया खेतों में, उसे पता चल गया कि हुमायूं भाई 1539 की बात है, 39 के बाद 1555 काफी साल हो गए। तो निजाम सिक्का को उतना नहीं था कि हुमायूं गद्दी प्राप्त करेगा। लेकिन जब 1555 में गद्दी पर बैठा हुमायूं, तो निजाम सिक्का को सुनने में आ गया कि हुमायूं ने दोबारा गद्दी प्राप्त कर ली है। हुमायूं की बात सुन के निजाम सिक्का भाग खड़ा हुआ खेतों में। निजाम सिक्का समझ गया कि उस दिन तो फकीर था, ये युद्ध में हारा हुआ था, तो मैंने इसको 2 लगाए तो इसने मुझे माफ कर दिया डायलॉगबाजी में। अब बन गया ये राजा, उस बेइज्जती का बदला तो मुझे लेगा और मुझसे लेके ये मुझे मरवाएगा पक्का। हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठा, हुमायूं ने मुनादी करवा दी, निजाम सिक्का जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, या तो महल के अंदर आए या फिर पकड़ के लाए जाएं। अब ये बात सुन ली निजाम सिक्का ने कि या तो उपस्थित हो या फिर पकड़ के लाए जाएं। निजाम सिक्का समझ गया कि अब सजाए मौत, अब सजाए मौत। निजाम सिक्का भागा भागा फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है। सैनिक आ रहे हैं बार बार निजाम सिक्का के घर पे, निजाम सिक्का कहां है, निजाम सिक्का। पूरे साम्राज्य में निजाम सिक्का को ढूंढा जा रहा है, निजाम सिक्का नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी निजाम सिक्का नहीं मिला, ढूंढने से भी। फाइनली कैसे ही करके निजाम सिक्का सैनिकों को मिला। सैनिकों ने जब निजाम सिक्का को देखा, पकड़ के जबरदस्ती लाया साम्राज्य के अंदर, महल के अंदर सत्यो हुमायूं के सामने पेश किया गया। और पेश करने के साथ दोस्तों कहा जाता है, हुमायूं ने कहा कि तू डर मत मुझसे, तू डर मत, मैं तो अपना वादा पूरा करने के लिए तुझे बुलाया हूं। मैं तुझे एक दिन का राजा बनाऊंगा, जैसे नायक मूवी का अनिल कपूर। मैं तुझे एक दिन का राजा बनाऊंगा, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तुझे बुलाया हूं। तो हुमायूं ने क्या किया कि इस निजाम सिक्का को ढूंढवाया, और निजाम सिक्का और फिर भिश्ती को जब सत्य लेकर आया गया, तो हुमायूं ने कहा कि 24 घंटे के लिए तो बादशाह होगा। तो निजाम सिक्का और भिश्ती बोला कि 24 घंटे के लिए मैं बादशाह, मतलब मैं जो भी डिसीजन लूंगा मेरी बात मानी जाएगी? बोले तो बादशाह मतलब राजा, तो जो चाहेगा वो कर देगा गद्दी पर बैठने के साथ। अब सोचो साथियों, इतने छोटे व्यक्ति को अगर इतनी बड़ा साम्राज्य मिले, इतना बड़ा मतलब साम्राज्य की गद्दी पर बैठा जाए 24 घंटे के लिए, तो निजाम सिक्का के पहले तो दिमाग में आया, गद्दी पर बैठा है निजाम सिक्का, तो पहले तो उसके दिमाग में आया कि एक घोषणा करवा देता हूं कि साम्राज्य में जितना भी धन है ना, जितना सोना चांदी आभूषण है, सब कुछ मेरे घर पहुंचवा दिया सर, आज से सब कुछ मेरा, जिंदगी भर मजे करूंगा। फिर निजाम सिक्का ने दिमाग लगाया कि कल तो हुमायूं बैठेगा गद्दी पे, फिर आदेश कल निकाल देगा, बोले जितना सोना चांदी पैसा गया निजाम सिक्का के यहाँ पर सारा वापस लाया जाए। तो निजाम सिक्का जो है वो सोचा ये तो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन निजाम सिक्का खुशी के मारे सत्य उस पर सहन नहीं हो रहा,
खुशी के मारे सहन नहीं हो रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। बादशाह हुमायूं सामने खड़ा, निजाम सिक्का ऊंची गद्दी पर बैठा, सोचो क्या फीलिंग आ रही होगी। सब उसको महाराज महाराज कह रहे हैं, जो साम्राज्य में नॉर्मल रहा करता था। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई साथियों। अब यहां खुशी कितनी हुई निजाम सिक्का को, उसका अंदाजा मैं आपको बताऊंगा। ऐसे समझो कि जैसे कई बार होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई, और बहुत ज्यादा खुशी के चक्कर में साथियों आपके साथ कुछ अलग ही हो गया। जैसे एक बैंक के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट हुआ करता था, और जब अकाउंट हुआ करता था तो उस बैंक में एक लड़की का भी अकाउंट था। लड़की बड़ी सुंदर सुशील नारी हुआ करती थी, बड़ी स्मार्ट लड़की थी, उसका भी एक अकाउंट था। तो अचानक क्या हुआ कि बैंक के अंदर एक 10 करोड़ की लॉटरी निकली, और लॉटरी में नाम आ गया उस लड़की का। 10 करोड़ की लॉटरी। अब सोचो कि 10 करोड़ की लॉटरी लगेगी, तो अगर किसी को जाके बताओ आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो उससे खुशी होगी, हो सकता है कि मरी जाए बेचारा खुशी के मारे। तो लोगों ने क्या सोचा, बैंक वालों ने, क्या ऐसे डायरेक्ट लड़की को मत बताओ कि 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, कोई ऐसा माध्यम ढूंढो, कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिसकी वजह से लड़की को कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। लोगों ने कहा कि टेंशन ना लो, एक बाबा बुलाए गए, एक बाबा को बताया गया कि इस लड़की का एड्रेस ये है, ये लड़की यहां पर रहती है और इसकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। बाबा कुछ ऐसे तरीके से बता के आओ उस लड़की को कि उसको कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ अनहोनी उसके साथ ना हो जाए, कुछ इस तरीके के बता के आना। बाबा ने कहा इस काम में तो मैं बड़ा माहिर हूं। बाबा जाके बैठ गया अलख निरंजन प्यारे प्यारे उसके घर के सामने। लड़की निकली सुबह ऑफिस के लिए जा रही थी, बड़ी सुंदर सुशील बड़ी स्मार्ट लड़की थी। बाबा ने कहा बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, तेरे माथे पर तो तेज की चमक मुझे दिखाई दे रही है, तेरा तो भविष्य है, तेरा तो जीवन बड़ा उज्जवल है, मुझे तेरे चेहरे पर बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अब लड़की रुकी, लड़की का बाबा ने कहा हाथ दिखाओ। लड़की का हाथ दिखा। बाबा बोला तेरे जीवन में तो खुशी खुशी है, तेरा तो वर बहुत अच्छा होगा, तुझे तो जीवन में कभी दुख ही प्राप्त नहीं होगा। बाबा ने अपना भूमिका बनानी शुरू करी, जैसा बैंक वालों ने समझाया था। बाबा भूमिका बनाता गया, भूमिका बनाता गया, लड़की खुश होती गई। लड़की ने पूछा कि बाबा इतना कुछ मेरे हाथ में है। बाबा बोला कि इतना तो छोड़, तेरे हाथ में तो 10 करोड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब जैसे ही 10 करोड़ की बात सुनी तो लड़की बोली बाबा अगर 10 करोड़ रुपए दिलवा दो तो मैं तो तुम्हारे से ही शादी कर लूंगी, जीवन भर तुम्हारी बन के रहूंगी, तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तुमको ही सब कुछ, भगवान ईश्वर सब कुछ तुमको समझूंगी, मैं तुम्हारे जीवन भर साथ दूंगी। ये बात बाबा ने सुनी तो इतनी स्मार्ट लड़की की बात सुन के बाबा एक्सपायर हो गया। बाबा को हार्ट अटैक आ गया कि इतनी सुंदर लड़की मुझे कैसे मिल जाएगी। दरअसल ऐसा ही कुछ निजाम सिक्का के साथ हुआ था। निजाम सिक्का गद्दी पर बैठा, निजाम सिक्का गद्दी पर बैठने के बाद खुशी के मारे सत्य इसको हार्ट अटैक आ गया। कुछ घंटों में निजाम सिक्का चल बसा, ज्यादा 24 घंटे तो ये शासन भी नहीं कर पाया, कुछ घंटों में ही निजाम सिक्का मर गया था, इसको हार्ट अटैक आ गया था, खुशी के मारे सहन ना कर सका था, निजाम सिक्का मारा जा चुका था। लेकिन निजाम सिक्का मरने से पहले निजाम सिक्का के दिमाग में बहुत खुराफातियां आ रही थी कि कुछ तो ऐसा करूं, कुछ तो ऐसा करूं कि मैं अपने जीवन में कुछ किया नहीं किया लेकिन इतिहास में मुझे याद किया जाए कि कुछ आया था कोई निजाम सिक्का, मैं कुछ तो ऐसा अपने जीवन के अंदर करूं। तो इस निजाम सिक्का ने क्या किया, एक फरमान निकाल दिया। अभी तक जो सिक्के चलते थे ना वो चलते थे, इसने कहा कि मैं चमड़े के सिक्के चलाने का ऐलान करता हूं। क्या करता हूं, मैं चमड़े के सिक्के चलाने का ऐलान करता हूं, तब तो चमड़े के सिक्के शासन में चलाए जाएंगे। तो निजाम सिक्का ने क्या किया, चमड़े के सिक्के चलाने का काम किया था। और दोस्तों ये व्यक्ति कुछ समय के बाद ही मर गया था। पता है समस्या क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ मुगल काल में किस व्यक्ति ने चमड़े के सिक्के चलाए। ध्यान से सुनना, आपसे कहेगा कि मुगल काल में किस व्यक्ति ने चमड़े के सिक्के चलाए, उसमें एक नाम आपको निजाम सिक्का और भिस्ती मिलेगा। आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन काटोगे, आप पूछ रहा मुगल काल में, आप कहोगे निजाम सिक्का तो मुगल शासक ही नहीं है, इसमें हुमायूं होगा, अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां होगा, औरंगजेब होगा। सबसे पहले आप निजाम सिक्का को ऑप्शन में काटोगे, जबकि निजाम सिक्का ही उस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो क्या कहा मैंने कहा कि हुमायूं ने भिश्ती को सत्य एक दिन का शासक बनाया और दिल्ली पर जब ये गद्दी पर बैठा तो भिश्ती ने क्या किया, सत्य चमड़े के सिक्के जारी किए। इसका पूरा नाम हुआ करता था निजाम सिक्का और भिश्ती। सत्य जब मैं बाबर की वीडियो पढ़ा रहा था तो बाबर की वीडियो पढ़ाते समय उस वीडियो के नीचे एक बच्चे ने ये कमेंट कर रखा था। मैं उसे रिप्लाई तो उस समय नहीं दे पाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये डाउट नहीं छोड़ूंगा।
उस बच्चे ने पूछा था सर मुगल काल में ऐसा कौन सा राजा था जो एक दिन का बादशाह बना था। बेटा यही है वो तुम्हारा डाउट, अगर आप देख रहे हो तो क्लास को, ये निजाम सिक्का और भिश्ती मुगल काल में एक दिन का बादशाह बनने वाला व्यक्ति था, कुछ ही घंटों में मर गया था, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। मैंने आपको शुरू में बताया होगा कि दरअसल हुमायूं जो था ये अफीम का शौकीन था, बहुत नशा टाइप करता था और ये ज्योतिष शास्त्र में बड़ा विश्वास रखता था। किसी ने कह दिया था 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनो तुम्हारा जीवन उन्नत होगा। दोस्तों ये 7 दिन में 7 रंग के ही कपड़े हुमायूं पहना करता था, अफीम का शौकीन हुआ करता था, अफीम का शौकीन हुआ करता था। और दोस्तों गुलबदन बेगम ने तब तो हुमायूं नामा लिखी है। किसने? हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं नामा जो किताब है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है और ये हुमायूं की बहन हुआ करती थी, सब तो बाबर की बेटी हुआ करती थी। तो हुमायूं नामा किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की बेटी है और हुमायूं की साथ तो यहां पर क्या है, हुमायूं की साथ तो यहां पर कहे तो बहन रहने वाली है। दोस्तों अब्दुल समद, मीर सैयद अली, ये साथियों क्या थे? ये हुमायूं के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। चित्रकारों में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहांगीर के शासनकाल में साथियों चित्रकारों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 1556 में क्या हुआ? 1556 में हुमायूं की साथियों क्या होती है? हुमायूं की साथियों मृत्यु हो जाती है और हुमायूं साथियों यहां पर कहा जाता है कि जो दीन पनाह है, जो हुमायूं दिल्ली के अंदर जो एक लाइब्रेरी पुस्तकालय हुआ करता था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था हुमायूं। तो सीढ़ियों से जब उतर रहा था उसका पैर स्लिप हुआ। पैर स्लिप होने की वजह से यह व्यक्ति सत्यो लड़खड़ाता हुआ नीचे आया, गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल होने के बाद यह व्यक्ति सत्यो एक्सपायर कर जाता है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा है वो उसकी पत्नी ने बनवाया। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पत्नी है सत्यो हाजी बेगम। एक राजा की कई पत्नी हुआ करती थी, ठीक है। सत्यो इसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया और इसका मकबरा कहां पर है? इसका मकबरा सत्यो दिल्ली के अंदर है। और ध्यान रखना सत्यो जितनी भी मुगल काल के मकबरे बने हैं ना, उनमें सबसे सुंदर मकबरा हुमायूं का ही है। ये आपने मकबरा देखा होगा, जो दिल्ली घूमने के लिए आते हैं इस मकबरे को जरूर देख के जाते हैं। पहले क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा सबसे सुंदर मकबराओं में गिना जाता है। मुगल काल के सबसे सुंदर मकबरों में किसका मकबरा है? मुगल बादशाहों में तो सब तो हुमायूं का। बनवाया किसने? पत्नी। अब एक बात बताओ यार, अगर पत्नी कोई चीज बनवाए तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे सुंदर बनवाएगी कि नहीं बनवाएगी? और वो भी मकबरा जैसी चीज। सोच रहे हो, अगर पत्नी किसी पति का मकबरा बनवाएगी तो सबसे सुंदर होगा कि नहीं होगा? पत्नियों की चॉइस बेटा सबसे अलग होती है, इसलिए चॉइस देखो ना कितनी अलग है। सबसे सुंदर मकबरा बनवाया किसने? सत्यो हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने यह मकबरा दिल्ली के अंदर बनवाया था। सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है। दोस्तों ये है हुमायूं का मकबरा जो दिखाई दे रहा होगा, अगर रियल में देखना तो दिल्ली आके आप देख सकते हैं। तो हुमायूं का मकबरा उसकी सत्यो पत्नी ने बनवाया। उसकी आत्मकथा हुमायूं नामा जो लिखी वो सत्यो उसकी बहन ने लिखी, जो बाबर की बेटी हुआ करती थी। दोस्तों अगर हम बात करें कि हुमायूं ने ग्वालियर राजा हुआ करते थे विक्रमाजीत, इनसे जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हो रही थी, बाबर वाली लड़ाई की बात कर रहा हूं, उस समय कहा जाता है, सुनो मैं समझाता हूं। जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी तो हुमायूं बच्चा है, तो जब पानीपत की लड़ाई में पिताजी इसके लड़ रहे थे तो कैसे ही कट मार के ये हुमायूं निकल लिया कहीं से। जो यहां ग्वालियर के राजा विक्रमजीत हुआ करते थे, इनसे किसी तरह से कहते हैं कि इनका कोहिनूर का हीरा चुरा लिया। अब इतिहासकार तो ये लिखेंगे विक्रमजीत ने दिया, ये बच्चा चोर टाइप का था। किसी तरह से दाव लग गया इस हुमायूं का और विक्रमजीत से इसने कोहिनूर का हीरा ले लिया, या सो रहे होंगे शिविर में या चुरा लाया होगा, जैसे भी रहा हो। बहरहाल हुमायूं ने क्या किया था कि पानीपत की पहली लड़ाई में कोहिनूर का हीरा छीन लिया था और कोहिनूर का हीरा छीन के ये हीरा सत्यो अपने पिता को लाके दे दिया था। तब से इस ही हीरे को बाबरी हीरा भी कहा जाने लगा। कोहिनूर का हीरा विश्व प्रसिद्ध हीरा है जो दुनिया के अंदर एक ही है। मैं आपको बता चुका हूं कि कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है, जिसे नादिर शाह कभी लेके चला गया था ना, वो मैं आपको कोहिनूर का इतिहास बता दूंगा। लेकिन बाबरी हीरा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हुमायूं इसे कभी पानीपत की पहली लड़ाई में सत्यो लेके आ गया था, इस ताज में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे बाबरी हीरा भी कहा जाने लगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो एक इतिहासकार हुए लैंडपुल। दोस्तों जो हुमायूं है, आपने देखा कि हुमायूं के जीवन में कितना संघर्ष रहा है।
हुमायूं के जीवन में कितना संघर्ष रहा है। अगर हम देखें तो इसने अपना जीवन पूरी तरह से संघर्षों में काटा है। पहले तो बहादुर शाह के साथ साथियों संघर्ष, फिर दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी के साथ संघर्ष, उधर शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष। तो 1531-32 से ही लड़ता आ रहा था, 30 में शासक बना, 31-32 में अभियान शुरू कर दिए, फिर 39-40 आते आते सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। और 40 के बाद तो सत्य 55 तक, जब तक मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध नहीं हुए, जब तक तो दूसरे के यहां पीजी पर रह रहा था। तो हुमायूं ने अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया। इतिहासकार लिखते हैं हुमायूं के बारे में, इतिहासकार लिखते हैं हुमायूं के बारे में, हाँ क्या लिखते हैं कि एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा राजा जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और फिर लड़खड़ाते हुए ही मर गया। क्यों? क्योंकि हुमायूं सीढ़ियों से ही तो उतर रहा था, पैर स्लिप हुआ, पैर लड़खड़ाई और गिर के मर गया। तो इतिहासकार लिखते हैं कि एक ऐसा बादशाह जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया। कौन? हुमायूं। कौन? सत्य हुमायूं। तो बहरहाल हुमायूं के बारे में सत्य हमने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को जाना। हुमायूं के साथ साथ हमने शेरशाह सूरी पर भी डिस्कस कर लिया। आपका कोई क्वेश्चन सत्य रुकना नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन में सत्य प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो सत्य शेरशाह सूरी का बस एक काम और कर लीजिएगा कि उसने जो मुद्रा सिक्के जो चलाए थे वो रुपये और सत्य क्या चलाए थे? रुपये और दाम चलाए थे, ठीक है, रुपये और दाम चलाए थे। शेरशाह सूरी के थोड़े सिक्के भी कई बार पूछ जाते हैं। अगर यहां तक किसी को समस्या है तो एक बार फटाफट से बताओ भाई। आज थोड़ा सा अगर हम अकबर शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि अकबर करें क्या शुरू, एक बार बताओ। और ये बाबर के लिए भाग्यशाली था। हाँ जो भी है बेटा वो आपको पता होना चाहिए। सर घोड़े से गिर के कौन मरा था? घोड़े से गिर के कौन मरा था बेटा? बताओ बेटा इसको, कौन गिर के मरा था? घोड़े से गिर के कौन मरा था? मुझे पता नहीं, ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा तुमने। सस्ता नशा करता होगा। बेटा देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आप मेरी क्लास को शुरू से लोगे ना तो आप तब तो इन चीजों को कवर कर जाओगे, ठीक है। अगर आप शुरू से नहीं लोगे, बीच में आके कोई क्वेश्चन पूछोगे, से बच्चा है, मुझे पता है अगर शुरू से क्लास ले रहा होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि ये इसका डाउट बनता, पॉसिबल नहीं था। अब ये 2-3 दिन पहले जुड़ा होगा तो इसने सोचा कि मार देता हूं एक बाउंसर सर के ऊपर, है ना, इसने पढ़ लिया होगा 1-2 दिन पहले। तो बेटा ये जो डाउट है ना आपके, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, सारी क्लास ले रहे हो, तो एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा। मैं जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको बताया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो चौगान यानी पोलो खेल रहा था। 1210 में उस व्यक्ति की चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाती है। तो वहां मैंने बताया होगा, मैं कहानी भी बताई होगी कि इस घोड़े का इतिहास मिलता है ना, कहानियों में कहा जाता है कि घोड़ा किसका हुआ करता था, वो सब एक अलग बात है। तो पिछली चीजें जो है आप उनको तभी सीख पाओगे जब आप क्लास ले रहे होगे, नहीं तो आप ऐसे पढ़ते जाओगे। जैसे उस बच्चे ने पूछ लिया था कि सर एक दिन का बादशाह कौन बना, तो अब उसे मैं तब अगर जवाब देता तो शायद उतना सही नहीं था। मैंने कहा इसे आने वाली क्लास में अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसका डाउट स्वतः खत्म हो जाएगा। तो मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्वेश्चन कहां पर कौन सा कब बनेगा, ठीक है, इसलिए जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो वहां से कोई डाउट नहीं बनेगा। लेकिन आप क्लास नहीं लोगे तो फिर वो तो डाउट ही रहेगा ना बेटा। बाकी आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको डांट रहा हूं डाउट पूछने पर। समस्या यह है कि मुझे प्रॉब्लम होती है कि तुमने क्लास नहीं ली, मुझे परेशानी इस बात की तो तुमने पिछली वाली क्लास नहीं ली। सर आपने हिस्ट्री को काफी इजी कर दिया। बेटा भी टेंशन मतलब हम इसको इतना इजी कर देंगे ना, ये इजी पता है असलियत में कब होगी? जब आपके क्वेश्चन फंसेंगे। मैं आपसे एक बात करता हूं कि आप बुक उठा के क्वेश्चन जरूर लगाते रहना। मैं ये मत सोचना मुझ पर कभी बहुत ज्यादा अंधा आंखें बंद करके एकदम से क्या कर लो, विश्वास कर लो, वो मैं करवा दूंगा तुमको पेपर में, मैं फंसवाऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। लेकिन आप अभी के अभी अजमा के चलना इसे सुशील जादव को, समझो बात को। आप जो भी टॉपिक पढ़ाया करो ना, दुनिया की कोई किताब उठा लिया करो और उससे क्वेश्चन लगाया करो और देखो कि सुशील सर के पढ़ाई हुए से क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे। बेटा ये समझ लो सारे क्वेश्चन हवा में ऐसे टिक मारते हुए आगे बढ़ जाओगे। देखो 2-3-4% चीजें ऐसी होती हैं कि अगर मैं 2-3-4% चीजों को कवर करने की कोशिश करूं तो क्लास हो सकता है कि 2 घंटे की चली जाए। मैं क्या चाहता हूं कि लगभग 90% अगर मैंने कंटेंट बच्चे का कवर करा दिया पॉइंट टू पॉइंटों में, तो 2-3% चीज जो है यूपीएससी की तैयारी थोड़ी करनी है तुमको। जो तुम्हारी चीजें हैं ना बस उतनी तुम्हारी कवर हो जाए, दैट्स इट। अगर सुशील सर पढ़ा रहे हैं तो कोई डाउट नहीं रह सकता। थैंक यू। अगर आप ऐसा समझते हैं तो शायद मैं इस लायक हूं या नहीं वो तो आप ही जानेंगे। हाँ तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। और एक समस्या
दिल में मत लेना। देखो मुझे चेक करने की तो कोशिश तो मत करना कभी भी, क्योंकि एक टीचर टीचर होता है। जितनी किताबें तुम पढ़ोगे, जितनी किताबों से तुम डाउट पूछोगे, शायद वो किताब मैंने 7-8 बार पढ़ रखी होंगी। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी कोई भी डाउट हुआ करे ना, जीके को लेके किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का, और तुम्हें लगता है कि सच में सर इस डाउट को आप समझा दो, तो आप डाउट पूछ लिया करो, लेकिन वो डाउट डाउट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझसे डाउट पूछोगे ना, तो मैं खुद बता दूंगा कि तुम मुझे चेक कर रहे हो या तुम्हें सच में नहीं पता है, वो मुझे खुद पता चल जाता है। तो अगर कोई भी डाउट हुआ करे कहीं से भी कोई भी, तो आप अपने स्टूडेंट हो, भाई बहन हो, सबसे पहले अगर कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट का हुआ करे ना, आप पूछ लिया करो, मैं आपको उसको बता दिया करूंगा, ठीक है। परेशान होने की, लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी चीज में। आपका भाई खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। कोहिनूर का हीरा भारत कब आएगा? दोस्तों ये दरअसल मामला चल रहा है अभी, कई बार इसके लिए रेट वगैरह, पीआईएल वगैरह लगाते हैं लोग कि भाई कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन से वापस बुलाया जाए, समझौता चलता है, वो सरकारों के बीच का मामला है, इतना आसान बात नहीं है। तो वापस आई भी ना भी आई बेटा, उसमें कुछ नहीं कह सकते। करंट अफेयर बेटा मैं एग्जाम के टाइम पे पढ़ाऊंगा। एक बात सुन लो, करंट अफेयर कब पढ़ाऊंगा? तो एग्जाम के टाइम पे ही करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जैसे एग्जाम की आपकी डेट वगैरह डिसाइड हो जाएंगी, मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। और बताओ। एक बच्चा लिख रहा है किसी बुक का नाम, सर जी मैंने इस बुक से क्वेश्चन लगा रहा हूं डेली, टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं। आप किसी बुक से लगाओ, देखो आप, मेरी कोई बुक नहीं है, हमारी कोई जीके की बुक नहीं है, इसलिए हम किसी बुक को साथियों आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब एक बात कहता हूं कि किसी भी बुक को उठा लो, मेरे पास बुक रहती है, सामने मैं आपको दिखाऊंगा तो अच्छी अच्छी लेवल की बुक रहती है, तो मैं सब देख लेता हूं ना किस बुक में कौन सा क्वेश्चन है, जो तुम लगाओगे वो पहले से पढ़ के बैठा हूंगा मैं। तो आप टेंशन मतलब किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी टीचर की बुक उठाओ, लेकिन वो उस लेवल की होनी चाहिए कि तुम्हारी चीजें कवर कर पाए, ठीक है। लगाओ क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन लगेंगे, इस बात के लिए बेफिक्र रहो। अजब कॉन्सेप्ट के साथ गजब थ्योरी। चलो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, कल अकबर से शुरू करेंगे, और बाकी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहो, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो। कुछ चीजें ऐसा भी है साथियों की, अगर आपको मतलब मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ इस चीज को लेकर कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी हिस्ट्री क्लास बहुत ज्यादा जा रही हो, है ना। जैसे हम अभी देखें तो साथियों 34 क्लास हम लेके आ गए, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी क्लास बहुत ज्यादा जा रही हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो ना कि थोड़ा सा सर शॉर्ट में चीजों को लेके चलो, तो मैं शॉर्ट में लेके चल लूंगा। अगर ऐसा होगा तो आप एक बार इस पर मुझे बता देना, ठीक है, मतलब कहीं भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर मैं अभी विचार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या शॉर्ट में इसको कराया जाए, या आगे आने वाले सब्जेक्टों को शॉर्ट में कराया जाए, इस पर थोड़ा सा मैं विचार कर रहा हूँ। तो जैसे भी चीजें होंगी, लगभग हमारी कुछ ज्यादा क्लास नहीं होंगी, हम बहुत जल्दी हिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं। तो उसके बाद साथियों हमारी पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह हमें कवर करनी है, तो बहुत जल्दी हम इस साथियों कवर कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है साथियों की पेड में तो साथियों फिर हमारा थोड़ा डिटेल में ज्यादा चलता है, ज्यादा क्या थोड़ा साथियों बहुत ज्यादा चलता है ना पेड में। अगर आप कभी जुड़ोगे, वहां अगर डेमो वगैरह देखोगे तो वहां समझ जाओगे। तो हमारा पेड बैच जो है, ये पेड बैच साथियों जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ाने वाला हूं, जाके आप इसे इनरोल कर सकते हैं। एक अच्छा और बेस्ट बैच है ना। मैं अपनी तरफ से बेस्ट बोल रहा हूं तो बेस्ट ही होगा, जिसमें आप साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी स्टेट का एग्जाम हो, आप उसके लिए साथियों इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। 499 रुपीज की फीस है, इसमें मैं कंप्लीट जीके आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या रहेगा साथियों, ये सारे फीचर रहेंगे, जैसे कि इसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चीज रहेंगी। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, या क्वेश्चन भी कराएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो डेली इसमें साथियों लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड दे सकते हो। 2024 के अपडेटेड क्वेश्चन के साथ पीडीएफ, बाइलिंगुअल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ साथियों आपके इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो फिर आप इस प्राइस पर कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सभी टीचर का फाउंडेशन बैच मिल जाता है। ये सभी जो हमारी टीम है उसका फाउंडेशन बैच आपको मिल जाता है, इसे एनरोल कर सकते हैं। तो जैसे माई कोर्स पर जाएंगे, एप्लीकेशन साइंस मैग्नेट के नाम से माई कोर्स पर जाएंगे, तो वहां पर साथियों निर्माण बैच जनरल अवेयरनेस का दिख जाएगा। इसके साथियों यहां से जाके बाय नाउ कर लेंगे, बाय नाउ करने के साथ ही साथियों आपका बैच एनरोल हो जाएगा। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। एक बार वीडियो को सारे बच्चे दोस्तों लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।